प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 10 के भूगोल विषय के पाठ संसाधन और विकास के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी का JCERT द्वारा संचालित डिजी साथ कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास के चैप्टर 1 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे पहले भी 8th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। आज संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संसाधन एवं विकास में हम लोग संसाधन क्या है, संसाधन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज तथा संसाधन के संरक्षण के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे संसाधन क्या है। तो जैसा कि देख रहे हैं, संसाधन अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द से बना है। रिसोर्स, रिसोर्स री और सोर्स के मिलने से बना है। री का अर्थ होता है पुनः और सोर्स का अर्थ है स्रोत या साधन। तो इस नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि वैसे स्रोत या साधन जिसका उपयोग हम पुनः कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, उसे ही संसाधन कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। अर्थात प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुएं जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, उसे ही संसाधन कहते हैं। आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो प्रकृति द्वारा दिया गया है, अर्थात जब तक प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का उपयोग हम नहीं करते हैं, वह संसाधन नहीं है। आपको पता होना चाहिए, संसाधन भूगोल के जनक अमेरिकी भूगोलवेत्ता जिमरमैन को कहा जाता है। जिमरमैन का कहना है कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकेम। अर्थात संसाधन, मान लिया जाए कि प्रकृति ने हमें वन दिया, जंगल दिया, फॉरेस्ट दिया, तो जब तक हम वृक्षों को काटकर उसका लकड़ी प्राप्त कर और लकड़ी का उपयोग कुर्सी, बेंच आदि बनाने में या कई तरह के सामान बनाने में नहीं करते हैं, तब तक वह वन या वृक्ष संसाधन नहीं है। अर्थात प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं का रूप बदल देते हैं और रूप बदलने के बाद जब उसका उपयोग करते हैं, तब वह संसाधन कहलाता है। इसलिए नाम से हम लोग देख रहे थे कि पुनः साधन अर्थात रिसोर्स, यानी जो वस्तु दी गई है उसका हम अपनी आवश्यकता के लिए उपयोग कर रहे हैं। एक और उदाहरण के रूप में देखते हैं, मिट्टी। मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है। तो मिट्टी का उपयोग जब तक हम विभिन्न कार्यों जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन यानी चारे के उत्पादन, पशुचारण और कोई भी अन्य क्रिया के लिए जब तक नहीं करते हैं, तब तक मिट्टी संसाधन नहीं है। लेकिन जैसे ही उसका उपयोग करते हैं और उसके द्वारा कुछ उत्पादन प्राप्त करते हैं,
चाहे किसी भी रूप में हो, तो मिट्टी संसाधन बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग संसाधन को प्रकृति द्वारा दी गई वस्तु मानते हैं, जिसका उपयोग करते हैं। अब प्रकृति ने हमें बहुत सारी वस्तुएं दी है, जैसे जल, मिट्टी, खनिज, वन आदि। ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन खनिज, वन, जल, मिट्टी आदि है। अब इसका रूप बदलेगा कौन? तो रूप बदलने का काम यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करने का कार्य मानव करता है। अर्थात मानव स्वयं में एक संसाधन है, और चूंकि मानव ही इन संसाधनों का उपयोग करने लायक बनाता है, इसलिए मानव सर्वश्रेष्ठ संसाधन है, सबसे अच्छा संसाधन बन जाता है। और जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि संसाधन भूगोल के जनक जिमरमैन हैं, और जिमरमैन का कहना है कि मानव संसाधन सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है। सुपीरियर ब्रेन पावर इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड। अर्थात ब्रेन पावर ही सबसे बड़ा संसाधन होता है। तो इस तरह से संसाधन दो प्रकार के हो जाते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स, जिसका उदाहरण है मिट्टी, जल, खनिज, वन आदि, और दूसरा मानव संसाधन जो इन संसाधनों का उपयोग करने लायक बनाता है। और इसके बाद एक तीसरा संसाधन हो जाता है मानव निर्मित संसाधन, मैन मेड रिसोर्स। यानी एक प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुएं हैं, दूसरा मानव स्वयं में संसाधन है, और इन प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करने लायक जब रूप बदल कर बनाता है, तो बदला हुआ रूप ही मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। तो आइए इस संसाधन के इन प्रकारों को विस्तृत रूप में देखते हैं। तो यहाँ की जैसा कि देख रहे हैं, ये प्रकृति है, प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं, जिसका ज्ञान एवं तकनीक के द्वारा मनुष्य उसके रूप में परिवर्तन करता है। अर्थात क्या क्या चाहिए प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में परिवर्तन लाने के लिए? तो ज्ञान और तकनीक। जितनी अच्छी तकनीक होगी, जितना अच्छा ज्ञान होगा, उतना ही हम अच्छे तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदल सकते हैं और आवश्यकता के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीक द्वारा उन वस्तुओं को अपने आवश्यकता के अनुसार बदल देता है। लेकिन इसमें एक और तथ्य, फैक्ट यानी कारक, फैक्टर काम करता है, संस्थाएं तथा उत्पादन एवं उपभोग। यानी यही मानव निर्मित संसाधन एक तरह से हो जाता है। संस्थाएं यानी ज्ञान और तकनीक है मानव का, लेकिन कोई न कोई संस्थागत रूप चाहिए जिसके द्वारा वह प्राकृतिक वस्तुओं का रूप बदलेगा, उसमें परिवर्तन लाएगा और उसे उत्पादन के रूप में बदलेगा और फिर उसका मानव उपभोग करेगा। तो इस तरह से प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का मानव ज्ञान और तकनीक के द्वारा उसके रूप में परिवर्तन लाता है और उसका उत्पादन करता है और पुनः उपभोग करता है। तो इस तरह से संसाधन एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया एक प्रोसेस है और उस प्रक्रिया या प्रोसेस के द्वारा प्राकृतिक वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुओं में बदलता चला जाता है। और यह कार्य किसके द्वारा हो रहा है? तो मानव द्वारा। इसलिए मानव स्वयं में संसाधन बन जाता है और वह सबसे बड़ा संसाधन हो जाता है। अब अभी हम लोग देख रहे थे कि सामान्य रूप से संसाधन रिसोर्स को दो वर्ग में बांट सकते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स और दूसरा मानवीय संसाधन यानी मानव और मानव निर्मित वस्तुएं। अब प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्स को भी दो वर्ग में बांट सकते हैं, नवीकरणीय रिन्यूएबल और अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल। अब इसमें इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझते हैं।
नवीकरणीय, आप जल को प्रवाहित होते देखे होंगे। जल का प्रयोग करते हैं हम जल विद्युत उत्पादन के लिए, नदी में प्रवाहित होता है, फिर उसका उपयोग कर सकते हैं पीने के लिए, सिंचाई के लिए। यानी जब संसाधन जिसका उपयोग हम करते हैं और पुनः उसको संसाधन के रूप में दोबारा उपयोग कर सकते हैं तो वह संसाधन नवीकरणीय रिन्यूएबल कहलाता है। जैसे जल का उदाहरण देखें, वन का देख सकते हैं कि वनों से लकड़ी काट कर उसका उपयोग कर सकते हैं और फिर उसी स्थान पर हम वृक्ष को लगा देंगे। मछली तालाब से निकालेंगे और फिर उसमें मछली का पालन कर लेंगे। तो इस तरह से ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब दूसरा प्रकार है अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल। इसका अर्थ हुआ कि वह संसाधन प्रकृति द्वारा दी गई वैसी वस्तुएं जिसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं। अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद वह समाप्त हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसका उपयोग बदले हुए रूप में कर सकते हैं। अर्थात यह भी दो प्रकार का हो जाता है। पुनः चक्रीय यानी रिसाइकलिंग करके कुछ अनवीकरणीय संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे धातु, कई प्रकार की धातुएं, जैसे आयरन, लोहा, उसका उपयोग एक बार करते हैं, उसके उप उत्पाद जब वर्षों के बाद वह खराब हो जाता है, जंग लग जाता है, सड़ जाता है, तब उसके उप उत्पाद का भी उपयोग कर लेते हैं। तो कुछ धातुएं ऐसी होती है जो पुनः चक्रीय है और वह अनवीकरणीय है लेकिन उपयोग किया जा सकता है। और दूसरा है अचक्रीय यानी नॉन साइक्लिक, यानी वो पूरी तरह से अनवीकरणीय है, अर्थात जिसका उपयोग हम एक बार कर लेते हैं उसके बाद वह समाप्त हो जाता है। जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है? तो जीव जंतु और वनस्पति के अवशेष जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए करते हैं, वह जीवाश्म ईंधन है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस आदि। कोयला का उपयोग करते हैं, एक बार समाप्त हो जाता है, दोबारा उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसी तरह से प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम जिसे गैसोहोल या हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, उसका उपयोग दोबारा नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से यह चक्रीय संसाधन हो जाता है। अर्थात प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है जिसका उपयोग दोबारा कर सकते हैं, और इसमें कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो सतत या प्रवाहमान होते हैं जिसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पवन ऊर्जा निर्माण करते हैं लेकिन पवन बना का बना रह जाता है, प्रवाहित होते रहता है, जल आदि। और दूसरा अनवीकरणीय जिसमें पुनः चक्रीय और अचक्रीय दो प्रकार के संसाधन हैं। संसाधन के बारे में जानने और उसके प्राकृतिक और मानवीय स्वरूप के जानने के बाद संसाधन के प्रकार को और विस्तृत रूप से देखते हैं। संसाधन को हम लोग उत्पत्ति के आधार पर यानी ओरिजिन के आधार पर, समाप्यता के आधार पर यानी कौन संसाधन कितने दिनों तक रह सकता है या समाप्त हो जाएगा उसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर यानी किसके नियंत्रण में है, और विकास स्तर के आधार पर अलग अलग वर्ग में बांट सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जैव बायोटिक और अजैव एबायोटिक वर्ग में बांट सकते हैं। बायोटिक यानी जैव संसाधन में वनस्पति और जीव जंतु को शामिल करते हैं, जैसे प्राणी जगत और वनस्पति जगत में पेड़ पौधे वृक्ष आदि को शामिल करते हैं। एबायोटिक अजैव संसाधन में मिट्टी, वायु
आदि शामिल है। तो इस तरह से उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव दो प्रकार के संसाधन हो सकते हैं। समाप्यता के आधार पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन की, यानी जो संसाधन समाप्त नहीं होता है दोबारा आप उपयोग कर सकते हैं नवीकरणीय, और जो समाप्त हो जाता है दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं अनवीकरणीय संसाधन है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन सामुदायिक और व्यक्तिगत दो प्रकार के हो सकते हैं। मान लिया जाए कि अगर किसी का अपना निजी ज़मीन है जिसका वह उपयोग करता है, सरकार द्वारा उस ज़मीन का उसके पास कागज़ दिया गया है उपयोग करने के लिए, तब वह व्यक्तिगत संपत्ति उसकी हो गई, वह व्यक्तिगत संसाधन हो गया। और अगर मान लिया जाए, एक उदाहरण से समझते हैं कि गांव में कोई तालाब है और तालाब किसी निजी व्यक्ति का नहीं है, उसका उपयोग सब कोई कर रहा है, तो वह सामुदायिक संसाधन हो गया। इसी तरह से स्वामित्व के आधार पर एक राष्ट्रीय संसाधन भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन होता है, नेशनल रिसोर्स। अब ये राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो किसी देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो सामुदायिक हो, व्यक्तिगत हो या और किसी भी प्रकार का, वो सारे के सारे संसाधन वह राष्ट्रीय संसाधन है, उस राष्ट्र का संसाधन है। और न केवल उस देश के राजनीतिक सीमा के अंदर का संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, बल्कि देश के सीमा के बाहर, जिसे भौगोलिक सीमा कहते हैं, जो राजनीतिक सीमा से बड़ा होता है, तो भौगोलिक सीमा तक के संसाधन उस देश का राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लिया जाए भारत है, तो ये भारत तीन ओर से, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। यह समुद्र है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो भारत के समुद्र स्थलीय सीमा, जो राजनीतिक सीमा हुआ, पॉलिटिकल बाउंड्री हुआ, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल यानी समुद्री मील, समुद्र में दूरी मापने वाला इकाई नॉटिकल माइल होता है, जो स्थलीय माइल यानी स्थलीय मील, लैंड माइल से बड़ा होता है। तो ये 12 नॉटिकल माइल, 12 समुद्री मील तक समुद्र पर भारत का अधिकार है। इसलिए इस 12 नॉटिकल माइल तक का संसाधन भारत का राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। इस समुद्री क्षेत्र में किसी दूसरे देश को या दूसरे देश की जहाज या किसी भी तरह की गतिविधि करने के लिए भारत की अनुमति लेनी पड़ती है। तो इस तरह से यह 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र भारत का राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। समुद्र के अंदर चाहे खनिज मिलता हो या भारत में मैग्नीज की प्राप्ति होती है। उसी तरह से एक EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो एक अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा है, निर्धारित किया गया है और इसके तहत भारत के समुद्री स्थलीय सीमा से 320 किलोमीटर की दूरी तक किसी प्रकार की गतिविधि करने का अधिकार है। ध्यान रखिएगा, भारत का अधिकार 12 नॉटिकल माइल तक है, लगभग 20 किलोमीटर स्थलीय दूरी तक, लेकिन 320 किलोमीटर की दूरी तक वह अपना कार्य कर सकता है, बशर्ते कि समुद्र में दूसरे देश या दूसरे देश की सीमा न आ जाए। अगर मान लिया जाए श्रीलंका है दक्षिण में, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में दोनों देश के बीच वाला भाग दोनों का सीमा बन जाएगा,
वहाँ ये 320 या 12 नॉटिकल माइल काम नहीं करेगा, बल्कि दोनों देशों का बीच वाला भाग सीमा बन जाएगा। तो इस तरह से एक राष्ट्रीय संसाधन होता है जिसके अंतर्गत उस देश के सारे संसाधन शामिल होते हैं। अब विकास स्तर के आधार पर यानी डेवलपमेंट के आधार पर तो संसाधन प्राकृतिक संसाधन है, वन है, जल है, खनिज है। खनिज भूगर्भ में पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। तो हम लोग सही अनुमान नहीं लगा पाएंगे जब तक उसकी खोज नहीं की जाए, सही जानकारी प्राप्त नहीं की जाए। यानी संभाव्य, जिन संसाधनों का सही हम अनुमान नहीं लगा पाए हैं उसे संभाव्य संसाधन कह सकते हैं। उसी तरह से जिसका हम सही भंडार का अनुमान लगा लिए हैं कि झारखंड में जैसे कोयला कितनी मात्रा में है, उसका एक अनुमान सही लग गया है, उत्खनन करते हैं, उसके आधार पर नीति बनाते हैं, तो उसे भंडार कहते हैं। संसाधन का इतना भंडार है। और उसी तरह से संचित भंडार, जिसका उपयोग कर रहे हैं और जिसको हम रिजर्व के रूप में रखे हुए हैं कि हमारे राज्य में जैसे झारखंड में कितना बॉक्साइट है, कितना रिजर्व है, कितना चूना पत्थर है, कितना कोयला है। तो इस तरह से विकास स्तर के आधार पर संसाधन को संभाव्य, भंडार और संचित के रूप में बांट सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग अभी तक संसाधन क्या है और संसाधन के प्रकार को देखें। अब आगे हम लोग देखेंगे संसाधन का दुरुपयोग और उसका संरक्षण, यानी संसाधन का हम किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं या संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसके संरक्षण बचाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। संसाधन उपयोग एवं संरक्षण में हम लोग पहले संसाधन के उपयोग को देखते हैं। वर्तमान समय में संसाधन का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। अंधाधुंध दोहन का कारण है यानी अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जिसका कारण है कि जनसंख्या का वृद्धि होना और बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। जीवन यापन के लिए उपयोगी तो है, लेकिन अधिक उपयोग होने से असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। संपन्न वर्ग संसाधन के एक बहुत बड़े भाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जबकि संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए और सबको उपयोग का समान अवसर मिलना चाहिए। उस तरह से अंधाधुंध दोहन के कारण वैश्विक असंतुलन उत्पन्न हुआ है। वैश्विक असंतुलन का तात्पर्य है सामाजिक जीवन में, प्राकृतिक स्थिति में भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है कि संपूर्ण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। संपूर्ण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण संसाधनों का अनियोजित और अनियंत्रित उपयोग करना है। अनियोजित उपयोग के कारण कई प्रकार के वायुमंडल में ऐसे तत्व का प्रवेश हो रहा है जिसके कारण हमारा पृथ्वी और वायुमंडल दोनों गर्म होते जा रहा है। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि हम लोग घरों में या औद्योगिक इकाइयों में, सिनेमा घरों में बड़े बड़े प्रशीतक अर्थात एयर कंडीशनर, एसी, रेफ्रिजरेटर आदि का प्रयोग करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर आदि के प्रयोग करने से उससे CFC जैसी गैसें निकलती है। CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये गैस वायुमंडल में ओजोन मंडल तक पहुंच जाती है, जिसका प्रभाव ओजोन मंडल अर्थात ओजोन परत पर पड़ रहा है और जिसके कारण उस परत में क्षय हो रहा है, उसका पतन हो रहा है और सूर्य की परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रे, जिसको ओजोन मंडल अवशोषित करती है, वह वहाँ अवशोषित न होकर सीधे धरातल पर पहुँच जा रही है। धरातल के पास ओजोन गैस बन जा रहा है। साथ में ईंधन के अत्यधिक प्रयोग से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है।
तो ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी मात्रा पृथ्वी के धरातल के आसपास बढ़ रही है। और ग्रीन हाउस गैस वह गैस है जो तापमान को अवशोषित करती है तथा तापमान में वृद्धि करती है। इन कारणों से भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है और जिसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ रहा है। एक उदाहरण के रूप में बर्फ़ को देखते हैं। पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर हिम जमा हुआ है, बर्फ़ जमा हुआ है। जैसे उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, हाई लैटिट्यूड में, ध्रुवीय प्रदेशों पर बर्फ़ की मोटी चादरें जमी हुई है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में, हाई एल्टीट्यूड पर भी बर्फ़ पाया जाता है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये बर्फ़ पिघलकर जल के रूप में समुद्र में आ रहा है और समुद्र का सतह ऊपर उठता जा रहा है। समुद्र के जल के रासायनिक संरचना में परिवर्तन होने से जीव जंतुओं पर विपरीत असर पड़ रहा है और साथ में समुद्र के सतह में वृद्धि होने से बहुत सारे द्वीप पर संकट उत्पन्न हो गया है, जल में डूबने की स्थिति में आ गए हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कई क्षेत्रों में प्रभाव पड़ रहा है, जिसका एक उदाहरण बर्फ़ के पिघलने से देख रहे हैं कैसे उसका विपरीत असर पड़ रहा है। पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदूषण अर्थात हमारे पर्यावरण में अवांछित तत्व जो पहले से हैं लेकिन सीमित मात्रा में हैं और वैसे तत्व जो नहीं हैं उनका प्रवेश हो रहा है और वे जीव जंतु वनस्पति आदि पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं, जिसके कारण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है और हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। भूमि का निम्नीकरण हो रहा है अर्थात उत्पादकता में कमी आ रही है। जैसे हमारा एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन मिट्टी संसाधन है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे भूमि निम्नीकरण, डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी भूमि की उर्वरता कैसे घट रही है। जैसे हमारे देश में उत्तरी पश्चिमी भाग में, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन का अर्थ है अनाज के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, खासकर गेहूं के उत्पादन में। इसके लिए उन क्षेत्रों में नहरी सिंचाई को बढ़ावा दिया गया और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग अधिक होने लगा। उत्पादन में वृद्धि तो हुई, अनाज की आपूर्ति हुई, लेकिन इसका क्या दुष्परिणाम हो रहा है कि मिट्टी में लवणता की मात्रा बढ़ रही है और उस क्षेत्र की मिट्टी की अब उर्वरता घट रही है और उत्पादन भी घटने लगा है। क्योंकि जब हम नहरी सिंचाई करने लगे तो नहरी सिंचाई से पानी जब खेतों में जाता है तो पानी के कारण बाष्पोत्सर्जन होने लगता है और नीचे के लवण की मात्रा जो मिट्टी में रहती है वह बाष्पोत्सर्जन के कारण भी ऊपरी परत पर आकर जम जाता है। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अगर ये मिट्टी है, खेत है और इसमें पानी डाला गया तो नहर का पानी मिट्टी के अंदर तक आया और चूंकि उन क्षेत्रों में सूरज की किरणें तेज पड़ती है तो बाष्पोत्सर्जन होता है। बाष्पोत्सर्जन के बाद पानी बाष्प बनकर ऊपर उड़ गया, लेकिन पानी के साथ जो लवण नीचे से ऊपर की ओर आया वह ऊपरी परत पर जमा होते जा रहा है, जिसके कारण मिट्टी में लवणता, सैलिनिटी बढ़ती जा रही है और हमारी मिट्टी ऊसर होते जा रही है, मिट्टी की उर्वरता घटती जा रही है। तो इस तरह से भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, जिसका हम लोग एक उदाहरण देखें। तो इस तरह से संसाधनों के अनियंत्रित उपयोग के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए केवल हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व चिंतित है और इस चिंतन के कारण ही विश्व स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन है। पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट, जिसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, यह
ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था, इसलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन में विश्व के 100 से अधिक देशों ने भाग लिया और संसाधन का किस प्रकार उपयोग किया जाए, कैसे संसाधन को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखा जाए, हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, इस पर विचार किया गया और एक नीति बनाई गई, एक प्रस्ताव बनाया गया जिसे कहा गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 का अर्थ है कि 21वीं सदी का हमारा विश्व कैसा हो, और इसके तहत कई प्रस्ताव लाए गए और उसके बाद भी आगे जलवायु परिवर्तन से संबंधित, पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। इसी सम्मेलन में पहली बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिसके तहत सतत पोषणीय विकास अर्थात टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा लाई गई। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो इसका अर्थ है कि हम संसाधन का उपयोग इस प्रकार से करें, अर्थात अनुकूलतम उपयोग करें, ऑप्टिमम यूज करें, ताकि हमारी ज़रूरत भी पूरी हो और संसाधन जैसे पिछली पीढ़ी हमें धरोहर के रूप में सौंप कर गया, तो हम अपने भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधन को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। यही है सतत विकास, और इसी अवधारणा पर आगे कई सम्मेलन किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं। सतत विकास की अवधारणा के लिए 17 गोल लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, भूख आदि को भी शामिल किया गया है और संसाधनों के समुचित उपयोग पर बल दिया गया है। तो बच्चों, हम लोग इस पार्ट में, इस चैप्टर में देखें संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा कि कौन प्राकृतिक संसाधन है और कौन मानवीय संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन जल, खनिज, मिट्टी, वन आदि है, और जिसका रूप बदलकर मनुष्य नया रूप दे देता है वह मानवीय है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर सर्वाधिक संभावना पूछे जाने की रहती है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है और कौन अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है, जल किस प्रकार का संसाधन है, और आगे संसाधन संरक्षण के बारे में और विशेष रूप से पृथ्वी सम्मेलन के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस प्रकार के प्रयास विश्व स्तर पर संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है। तो इस तरह से इस पाठ में हम लोगों ने संसाधन के प्रकार और उसके संरक्षण के बारे में और विशेष रूप से सतत विकास, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।